वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के फुल नोट्स को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सैटरडे को शेयर किया था, और आपका ये होमवर्क था कि आप उस पूरे नोट्स को अच्छे से रीड आउट करके उसका एक कंप्लीट फेयर करेंगे अपने कॉपी में। अगर किसी ने ये फेयर नहीं भी किया है तो आज की क्लास को उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको फेयर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि हमारे प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो बेसिकली दो मटेरियल्स के लिए होता है। फर्स्ट वन इज द वाटर एंड द मिनरल्स, एंड सेकेंड वन इज द फूड दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अदरवाइज जो अदर मटेरियल्स होते हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या फिर सनलाइट हो गए, ये उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर वास्ट नहीं होता है। उनको ईजिली उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो बहुत ही आराम से स्लो डाउन होकर के होता है, और उनको बहुत ही रैपिड तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी समझे थे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली जो दो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है उन दोनों के लिए अलग अलग तरह के सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज नोन एज द जाइलम, and the another tissue that transport the food material in the each and every parts of the plant that is known as the phloem। तो ये आपने अर्ली क्लासेस में भी जाना होगा कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ना है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसपोर्टेशन अकर इन द प्लांट्स। तो वन बाय वन करके हम लोग आज की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट द जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए मिनरल्स और वाटर की इम्पोर्टेंट ये ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये मिनरल्स और वाटर का यूज़ जो होता है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करते हैं। तो ये वाटर और मिनरल्स उनको मिलेगा कहाँ से? ये वाटर और मिनरल्स इनको सॉइल से ऑब्टेन होता है। सॉइल से ये क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ईच एंड एवरी पार्ट तक फाइनली वो रन आउट करते हुए एट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक पहुंचते हैं। और द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसको हमने अर्लियर ये डिस्कस किया था, दैट इज द लीफ। लीफ तक इस वाटर और मिनरल को पहुंचना होता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप याद रखें कि वाटर और मिनरल्स के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग जाइलम सैप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जाइलम सैप। तो जो रूट्स होते हैं उसमें बेसिकली रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए चले जाते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ये दो टर्म्स क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर भी मैं इसको रिपीट करती हूँ। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस from the higher concentration towards the lower concentration, and the osmosis is the only the transfer of water molecules from the higher concentration towards the lower concentration। यानी कि diffusion में another substance transport होते हैं और osmosis process के through water molecules transport होते हैं from the higher towards the lower concentration of any medium। ठीक है, तो जाइलम का हम लोग अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि जाइलम आखिर किस तरह से फॉर्म्ड होता है ऑल ओवर द प्लांट्स। जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू, वो कंसिस्ट होता है दो तरह के सब्सटेंस से, दैट इज द जाइलम वेसल एंड ट्रैकिट्स। जाइलम वेसल्स प्लस ट्रैकिट्स मिलकर के जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों तरह के टिश्यूज जो होते हैं वो जाइलम वो प्लांट में ऑल ओवर फ्रॉम द रूट टू द लीफ तक ये प्रेजेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? आपने अपने नोट्स में इसका डायग्राम देखा होगा कि एक ड्रेनेज पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, जैसे ही वो एक ड्रेन बनता है वो दूसरे पार्ट से जुड़ने से पहले ही वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूअस ड्रेन की तरह फंक्शन करता है जो रूट से लेकर के लीफ तक रन आउट करते रहते हैं। जाइलम वेसल्स, वेसल का नाम ही होता है कंटिन्यू पाइप लाइन। ठीक है,
इनके जो वॉल होते हैं वो डेड होते हैं, ये लिग्नीन के बने हुए होते हैं और लिग्नीन जो होता है वो बहुत ही टफेस्ट सब्सटेंस होता है, जिस वजह से ये प्लांट को, ये जो जाइलम वेसल है जो कि हर एक प्लांट में रन आउट करते हुए जाता है, उनके रूट से होकर स्टेम, स्टेम से होकर के लीफ तक वो जाता है, तो वो एक प्लांट को एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म भी देता है। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट द जाइलम वेसल्स। और जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उनमें जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ट्रैकेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों कभी कभी साथ में या फिर अकेले ही, वो डिपेंड करता है कि कितनी वाटर की ज़रूरत होती है, वो फ्लो आउट करवाते हैं। ये द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल्स। अब ट्रैकेट्स क्या है? मैंने बताया जाइलम टिश्यूज में दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स जस्ट जाइलम वेसल का अपोजिट है। ट्रैकेट्स क्या होते हैं? इनका टेपरिंग एंड होता है, दोनों एंड जो होते हैं ये भी वेसल लाइक ही हैं, लेकिन इनका एंड क्या होता है? बंद होता है, और इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं। पिट्स यानी कि इसमें छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर इधर से उधर मूव करते हुए चला जाता है, फ्रॉम द हायर टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये जो होते हैं ट्रैकेट्स जो होते हैं, दे ऑल आर ऑल्सो द डेड सेल्स, ये भी डेड सेल्स होते हैं, ये भी लिग्नीन से बने होते हैं, और ये दोनों मिल करके, यानी कि जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों मिल करके पूरे प्लांट में एक जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू वाटर मूव करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम टिश्यू, जिसमें दो तरह के सब्सटेंस आते हैं, दैट इज द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। इसके स्ट्रक्चर को आप लोगों ने देखा होगा, और उसको अंडरस्ट को रीड करने के बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझ में आएंगे। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये जाइलम वेसल काम करता है कि मिनरल्स और वाटर इससे ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी है कि मैंने आपको बताया था कि वाटर और मिनरल्स के कंटिन्यूअस कंबाइंड फॉर्म को हम लोग जाइलम सैप के नाम से जानते हैं। ये जाइलम सैप बेसिकली रूट हेयर से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स को भी। वाटर मॉलिक्यूल्स को वो ऑस्मोसिस के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू वो मिनरल्स को रूट हेयर्स क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रूट हेयर्स में तीन पार्ट्स होते हैं। रूट हेयर जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, इसमें तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, जो सबसे अपर पार्ट होता है रूट हेयर का, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द एपिडर्मिस। then after that the root cortex and then the endodermis, epidermis, root cortex and endodermis। इन तीनों के बाद हमारा रूट जाइलम शुरू होता है। देखिए जाइलम वेसल्स जहाँ जिस पार्ट में रहेगा उसी नाम से उनको डिनोट किया जाता है, यानी कि रूट में प्रेजेंट जो जाइलम वेसल है उसे हम लोग रूट जाइलम बोलेंगे। स्टेम में अगर जो वेसल प्रेजेंट है उसे हम लोग स्टेम जाइलम के नाम से जानेंगे, और जो लीफ में वो वेसल्स प्रेजेंट कंटिन्यू होते चले जाते हैं तो लीफ में उसको लीफ जाइलम के नाम से जाना जाता है। ये जाइलम वेसल्स के डिफरेंट नेम्स हैं जो एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक ड्रेनेज पाइप की तरह काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये वाटर रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर्स में तीन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। इसके बाद वो रूट जो जाइलम सैप है वो कहाँ आ जाता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू कहाँ आ जाता है? रूट जाइलम के पास। जाइलम में जो रूट्स में जो जाइलम वेसल प्रेजेंट है वहाँ पहुँच जाता है। आफ्टर डैट वहाँ पर क्या है? जाइलम सैप का कंसंट्रेशन हाई है, और जो स्टेम में जो जाइलम है रूट में आया, और जो स्टेम में जो जाइलम है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और अब जाइलम सैप कहाँ पहुँच जाता है? हमारे स्टेम जाइलम में। सेम एज इट इज़ वो डिफरेंट ब्रांचेज में जाता है। ब्रांचेस में जाने के बाद वो हमारे लीफ जाइलम तक पहुंचता है, और अल्टीमेटली वाटर और मिनरल्स हमारे लीफ एट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक पहुंचते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये बात अब याद रखने की है कि जितने वाटर्स पहुंचते हैं लीफ तक, मेसोफिल सेल्स तक जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर ही यूटिलाइजेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदर ऑफ दैट जितने रेस्ट ऑफ 98% वाटर होते हैं वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं? इवेपोरेट होकर के एटमोसफेयर में वापस चले जाते हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। लीफ के में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, और वो वाष्पीकृत होकर के, यानी कि वो क्या है? इवेपोरेट होकर के वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सो दिस इज अबाउट कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रन आउट करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स।
एक पॉइंट और आपको याद रखनी है कि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के फ्लो अप को। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लीजिए कि एक बॉटल में अगर हम एक स्ट्रॉ डालकर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या पानी पीने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उस ड्रेनेज लाइक पाइप में सक्शन रहता है एयर, और ऊपर से जब हम लोग उसको सक करते हैं और जब उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है तो नीचे से सॉफ्ट ड्रिंक ऊपर की तरफ चढ़ता है। जस्ट लाइक दैट टॉप ऑफ द प्लांट यानी कि जो लीफ होते हैं जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे ही वहां से ट्रांसपिरेशन होता है यहाँ पर वाटर की कमी हो जाती है। ये सिग्नल भेजता है स्टेम को, स्टेम सिग्नल भेजता है रूट को कि यहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, अब हमें यहाँ पर मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत है। और यही सक्शन, ये जो प्रेशर होता है, इस वजह से रूट क्या करता है, उसको सकअप करता है सॉइल से और फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ तक पहुँचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है इन द वाटर एंड मिनरल, ये ट्रांसपिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा मूव करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वाटर और मिनरल्स तो पहुँच गए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि फूड मटेरियल्स बन करके स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे लीफ में। और जब ये फूड मटेरियल स्टोर्ड हो जाते हैं तो टाइम टू टाइम जब प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने होते हैं, तो ये फूड मटेरियल लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो अपवर्ड पार्ट भी हो सकता है और डाउनवर्ड पार्ट भी, यानी रूट तक भी वो फूड जाएगा, और अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जो स्टेम है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन तक भी ये फूड मटेरियल पहुंचते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स जो होते हैं उसके लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द फ्लोएम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी आपने इस नोट्स में देखा होगा। इसमें जो फ्लोएम टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग सीव ट्यूब के नाम से जानते हैं। किस ट्यूब के नाम से? सीव। और ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं, एक के बाद दूसरे जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो भी जस्ट लाइक जाइलम वेसल्स की तरह रन आउट करते हुए रहते हैं पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में। और ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ड्रेनेज की तरह कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन सीव ट्यूब्स जो होते हैं इनमें एक डिस्क लाइक सेपरेशन होता है। और वो जो सीव प्लेट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट के नाम से जानते हैं। सीव ट्यूब है और जो सेपरेशन होता है एक से दूसरे के नीचे और फिर नीचे दूसरा ट्यूब है, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में जो प्लेट्स बना सीव प्लेट, उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स, और इसी होल्स के थ्रू क्या होता है, फूड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पर जो है दैट्स वाई कि यहाँ पर आप समझिए कि सीव ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, वो भी जस्ट लाइक एक डेड सेल्स की तरह होता है। उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ सीव ट्यूब के साइड बाय साइड में एक कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है और अपना साइटोप्लाज्म भी होता है। इस कंपेनियन सेल का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस होता है कि वो सीव ट्यूब्स को क्या करता है, कुछ सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो ईजिली वर्क कर सकें। यहाँ पर सबसे मेन चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को जानना है कि जो सीव ट्यूब्स होते हैं, जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो एट द टाइम तभी होता है जब किसी पार्ट को फूड मटेरियल की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ, सीव ट्यूब में स्टोर्ड रहता है। जैसे ही फूड मटेरियल बन करके सीव ट्यूब में आकर स्टोर्ड होता है और एट द टाइम पे जब वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू फ्लो होकर के सीव ट्यूब तक पहुंचता है, जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं फूड मटेरियल और वाटर, तो क्या होता है, सीव ट्यूब का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो सीव ट्यूब के प्रेशर को बढ़ाते हैं, और किसी भी कंपार्टमेंट का अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो क्या करता है, अपने मटेरियल्स को वो मूव आउट करवाता है ताकि अपने कंपार्टमेंट का प्रेशर वो नॉर्मल कर सके। और इसी प्रेशर की वजह से फूड मटेरियल्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स, from the leaf it goes towards the upper part and also towards the lower part of the plant body. So this is all about, this is the simple, थोड़ा complicated है, मैंने एक ही वीडियो में इसको डिस्कस किया है, लेकिन आप इसको ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके रिटन पार्ट को आप ज़रूर अपने बुक में देखें, और जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आप बिल्कुल पढ़ें। उसमें टू द पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, और उसके बाद जब आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने एक कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे
किया है फिनिश, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए हम लोगों ने दो चीज़ देखा, दैट इज़ द जाइलम एंड द फ्लोएम, और किस कंडीशंस में ये मूवमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ही अच्छे से समझने लायक टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे कल की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, और उसका एक ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, दैट इज़ द ह्यूमन बींग्स। यानी कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है द सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी जो होता है हमारा हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, ये सब कुछ हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।